तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है ईंटें, मनके और अस्थियां। ये इसका पुराना नाम था। अब इसका नया नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है इसको। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि मानव जो आदि मानव की तरह जीता था जीवन, जो पहले बंदर थे, बंदर से इंसान में तब्दील हुए। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी सेटलमेंट कैसे की। सेटलमेंट का मतलब है सबसे पहले सभ्य मानवों की तरह उन्होंने रहना कैसे सीखा। बेसिकली इस चैप्टर में हम वो देखेंगे। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हमें भारतीय इतिहास को समझना पड़ेगा कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बाँटा गया है। तो सबसे पहले जो भारतीय इतिहास है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले भाग को बोला गया है प्रागैतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्री हिस्ट्री। बेसिकली ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड कहलाता है स्टोन एज, पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल को हमने 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर रखा है। फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहले वाले को बोला जाता है पूरा पाषाण काल बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ओल्ड स्टोन एज या पैलियोलिथिक एज। इसका जो टाइम पीरियड है, वो 25 लाख बीसी से 12,000 बीसी के टाइम पीरियड का बीच का है। कहा जाता है इसी काल में हमें ये देखने को मिलता है कि मानवों ने क्या किया था, पशुपालन करना शुरू किया था। उसके बाद दूसरा पार्ट है इसका मध्य पाषाण काल, जिसको मिडल स्टोन एज बोला जाता है या इसको मेसोलिथिक एज भी बोला जाता है, मेसोलिथिक एज बोला जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 12,000 बीसी से 5,000 बीसी के बीच में है। कहा जाता है मानवों ने सबसे पहले इसी इसी पीरियड में ही क्या किया था, खेती की शुरुआत की थी। तो हमें इसी पीरियड में खेती के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो गेहूँ के दानों के साक्ष्य हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं, मेहरगढ़ से। और चावल के दानों के साक्ष्य हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं, लेहुरा डी से देखने को मिलते हैं। और उसके बाद तीसरे पार्ट का नाम है न्यू स्टोन एज, नवपाषाण काल बोला जाता है या कई लोग इसको बोलते हैं नियोलिथिक एज, जिसका टाइम पीरियड है करीब 5,000 बीसी से 3,000 बीसी के बीच में। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा हमने पढ़ा है कि जो प्रागैतिहासिक है, प्रागैतिहासिक को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है और इसको फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में। एक होता है पूरा पाषाण काल, जिसको ओल्ड स्टोन एज बोला जाता है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसको मध्य पाषाण काल, जिसको मिडल स्टोन एज बोला जाता है। और तीसरा है नव पाषाण काल, जिसको न्यू स्टोन एज बोला जाता है। और अगले पार्ट का नाम है, जो दूसरा पार्ट है हिस्ट्री का, उसको बोला जाता है अध्यैतिहासिक बोला जाता है, जिसको प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। बेसिकली इसी में हमें पढ़ना है सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कि यहाँ पे देखा गया कि मानव सबसे पहले टिक कर रहने लग गया, खेती की शुरुआत की, घर बनाकर रहने लग गया। नहीं तो पहले क्या होता था, जो मानव था वो एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में इधर-उधर भटकता रहता था। लेकिन सबसे पहले टिक कर कहाँ पे रहने लग गया, वो सिंधु घाटी की सभ्यता में हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमें लिखी हुई चीज़ें तो देखने को मिलती हैं, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो लिखावट हमें देखने को मिलती है, वो चित्रात्मक लिपि थी और चित्रात्मक थी, तो उन्होंने जिस विचार से लिखा होगा, उस विचार को अभी हम समझ नहीं पाए हैं, तो यहाँ की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। ये पिक्चर्स के थ्रू लिखी जाती थी। अगर बात करें पाषाण काल में, तो पाषाण काल में हमें केवल और केवल चित्र देखने को मिलते हैं। इसमें ना ही कुछ लिखा गया है, ना ही हम उसको कुछ ज़्यादातर समझ सकते हैं। बस चित्रों से हम अपने कन्क्लूज़न ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली इसमें लिखा तो गया है, लेकिन अभी उसे हमारे लिए पढ़ना संभव नहीं है। और तीसरे पार्ट का नाम है ऐतिहासिक, जिसमें हम एशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें बेसिकली हम भारत के राजाओं के बारे में पढ़ते हैं कि कौन-कौन से राजा भारत में आए हुए हैं। जैसे हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे, नंद वंश के बारे में। तो हमारे यहाँ जो ताकतवर राजवंश हुए हैं, उनके बारे में बेसिकली ये एशिएंट हिस्ट्री कहलाता है। उसके बाद हमारे यहाँ मुस्लिम राजा आ जाते हैं, 1000 ईस्वी के बाद मुस्लिम राजा आ जाते हैं। तो उस समय के काल को कहा जाता है मिडीवल हिस्ट्री। तो मिडीवल हिस्ट्री में बेसिकली हम कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। और उसके बाद जब हमारे देश में अंग्रेज आ जाते हैं, तो उस पीरियड को बोला जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को इस तरीके से हमने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हम उसको क्या कर सकें, समझ सकें। तो ये चैप्टर का बेसिक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर में क्या-क्या बातें बताई गई हैं, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो चैप्टर की शुरुआत होती है, चैप्टर की शुरुआत अगर जो हिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा-सा ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि ये बीसी क्या होता है और ये एडी क्या होता है, इसमें कन्फ्यूज़न है। तो गाइज़ आपने देखा होगा, एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन, जैसे ये नंबर लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। यहाँ पे बीच में क्या होता है, 0 होता है, फिर इधर क्या होता है,
अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव में सारे नंबर होते हैं और अगर हम राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो जो पॉजिटिव वाली साइड है उसको हमने टाइम पीरियड डिनोट कर रखा है, एडी बोल रखा है। एडी मतलब अन्ना डोमिनी या जिसको हम बोलते हैं ईसवी भी बोलते हैं। जो ये 0 है, 0 को हमने मान रखा है, ये जो 0 है डिनोट करने के लिए इसको बोल रखा है यहाँ पे ईसा का जन्म हुआ है। तो ईसा के जन्म के बाद की जो घटना है उनको ईसवी बोला जाता है या उसको बोला जाता है एडी बोला जाता है। और ईसा के जन्म के पहले की जो घटनाएँ हैं उसको क्या बोला जाता है? ईसी बोला जाता है या ईसा पूर्व बोला जाता है या उसको बोला जाता है बीसी बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है। तो ईसा के जन्म से करीब 2600 साल पहले, ईसा के जन्म से करीब 2600 साल पहले का हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली जो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड है वो अलग-अलग बुकों में अलग-अलग है। लेकिन हमें जो एनसीईआरटी में गिवन है उसी को याद रखने की ज़रूरत है। हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड माना गया है 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच का। 2600 बीसी से 1900 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड माना गया है। और अभी हम जी रहे हैं 2024 में। तो देख सकते हो आज से करीब लगभग हमें 4600 साल पुराना क्या पढ़ना है? इतिहास पढ़ना है। तो जो हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत होती है वो कहाँ पे होती है? सिंधु नदी के पास होती है। सिंधु नदी ये यहाँ से मानसरोवर से निकलते हुए यहाँ से निकलते हुए सीधे जम्मू कश्मीर होते हुए ये सीधे-सीधे पाकिस्तान से बहते हुए जाती है। तो हमें जो सबसे पहले शहर देखने को मिलते हैं वो इसी नदी के आस-पास देखने को मिलते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो इस पूरे इलाके में फैला हुआ है, ये जैसा मैंने चित्र में दिखा रखा है, इस पूरे इलाके में फैला हुआ था। तो हमसे सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन-सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है मांडा। सबसे मतलब एंड का पॉइंट कौन-सा है उत्तर में, वो है मांडा, जो कौन-सी नदी के पास बसा हुआ है? चिनाब नदी के पास बसा हुआ है। और अगर हम बात करें सबसे दक्षिणी बिंदु कौन-सा है? तो सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है दैमाबाद। सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है दैमाबाद, जो कहाँ पे है? गोदावरी नदी के पास बसा हुआ है, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु हो गया मांडा और सबसे दक्षिणी बिंदु हो गया दैमाबाद हो गया। और अगर बात की जाए इनके बीच की टोटल दूरी कितनी है, तो इनके बीच की टोटल दूरी है अराउंड 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। अराउंड इनके बीच की दूरी है 1400 किलोमीटर। और अगर बात की जाए इसके सबसे प हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन-सी है? तो सबसे पश्चिमी बिंदु है सुत का गेंडोर है, जो कहाँ पे है? बलूचिस्तान में बसा हुआ है और ये कौन-सी नदी के पास है? दास्त नदी के पास। और इसका सबसे पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो ये कहाँ पे है? आलमगीरपुर में है, जो कहाँ पे है? मेरठ में है, जो हिंडन नदी के पास बसा हुआ है। तो हमसे ये एक-एक 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन-सा है? तो वो कौन-सा हो जाएगा? मांडा। कौन-सी नदी के पास बसा हुआ है? चिनाब नदी के पास बसा हुआ है। ऐसे ही दक्षिणी बिंदु कौन-सा है? दैमाबाद है। इनके बीच की टोटल दूरी कितनी है? 1400 किलोमीटर। उसके बाद पश्चिमी बिंदु पूछा जा सकता है तो सुत्का गेंडोर है और अगर पूर्वी बिंदु पूछे जाए तो आलमगीरपुर है। इनके बीच की टोटल दूरी है 1600 किलोमीटर। अगर बात की जाए हड़प्पा सभ्यता कैसा दिख रहा है, हड़प्पा सभ्यता की शेप क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता पूरा बसा हुआ है त्रिभुजाकार आकार में। त्रिभुजाकार आकार में ये देखो आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगल की शेप का दिख रहा होगा और ये टोटल जो एरिया है वो ऑलमोस्ट 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हमें यहाँ पे शहर देखने को मिलते हैं सबसे पहले। अब कौन-कौन से शहर देखने को मिलते हैं और कौन-कौन से शहरों से क्या-क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये 1 मार्कर में बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहले जो हम शहर पढ़ने जा रहे हैं, वैसे तो काफ़ी शहर है, लेकिन हमें कुछ ही शहरों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो शहर है, उसका नाम है हड़प्पा शहर। हड़प्पा शहर बसा हुआ है रावी नदी के पास बसा हुआ है, ये याद रखने की ज़रूरत है। तो हड़प्पा शहर कहाँ पे बसा हुआ है? रावी नदी के पास बसा हुआ है। ये 1921 में खोजा गया था और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की। ठीक है? तो याद रखना हड़प्पा शहर कौन-सी नदी के पास बसा हुआ है? रावी नदी के पास बसा हुआ है और 1921 में इसकी खोज की गई थी और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। अब यहाँ से हमें क्या-क्या चीज़ें मिली हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति हमें मिली है, मदर गॉडेस बोला गया है, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें एक स्कल्पचर देखने को मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो स्कल्पचर कौन-सा है, ये देखिए। ये है मातृ देवी की मूर्ति है, ये ऐसी हमें मातृ देवी की मूर्ति देखने को मिलती है। ये बहुत ही अच्छी मूर्ति है, ये देखिए, यहाँ पे ये नीचे जो मैंने दिखाया है, ये है मातृ देवी की मूर्ति है, यहाँ पे देखने को मिलती है। इसको देख के हमें पता लगता है कि मतलब इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि हो सकता है ना कि जो हड़प्पा सभ्यता रहा हो, वो पुरुष प्रधान समाज ना होकर मातृ समाज रहा हो, यहाँ पे औरतों को भी बहुत सारे क्या दिए गए हों, अधिकार दिए गए हैं, ऐसा देखने को मिलता है।
तो हड़प्पा शहर से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या मिली है? मातृ देवी की मूर्ति मैंने आपको दिखा दिया है। और भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जैसे कुम्हार का चाक हमें यहाँ से देखने को मिलता है, श्रमिक देखने को मिलते हैं, अन्नागार, फूड स्टोरेज बड़े-बड़े फूड स्टोरेज मतलब खाने को लंबे समय तक स्टोर करके रखने के लिए फूड स्टोरेज हमें देखने को मिलता है। यहाँ से हमें ताबूत देखने को मिलता है और हमें क्या देखने को मिलता है? कब्रिस्तान देखने को मिलता है। तो कब्रिस्तान हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा शहर से। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई हमें? हड़प्पा शहर से मिली। उसके बाद दूसरा शहर है मोहनजोदड़ो, सबसे भव्य और सबसे सुंदर शहर था मोहनजोदड़ो, सबसे अमीर और सबसे भव्य शहर कहा जाता है इसको, ठीक है? और ये कौन-सी नदी के पास बसा हुआ है? सिंधु नदी के पास बसा हुआ है और इसकी खोज किसने की थी? रखलदास बैनर्जी जी ने की थी। रखलदास बैनर्जी ने की थी। 1922 में इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी इसकी खोज? 1922 में की गई थी और इस शहर ये सबसे भव्य और सबसे सुंदर शहरों में जाना जाता है और सबसे अमीर शहर भी इसको कहा जाता है। आखिर इसको सबसे अमीर शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सोने के हमें अवशेष भी देखने को मिलते हैं, महँगी वस्तुएँ भी देखने को मिलती है, तो उनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें इस मोहनजोदड़ो शहर से ज शहर के बारे में जो पढ़ना है, वो सिंधु नदी के पास बसा हुआ था। 1922 में इसकी खोज की गई थी। दखलदास बैनर्जी या आर डी बैनर्जी ने इनकी खोज की थी। इस शहर को एक और नाम से जाना जाता है, इस शहर को बोला जाता है मृतकों का टीला, द माउंट ऑफ डेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा क्या प्राप्त हुए हैं, मेल स्केलेटन प्राप्त हुए हैं हमें, नर कंकाल सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मिली हैं, यहाँ पे बहुत से हो सकता है कि यहाँ पे कोई वॉर हुआ हो, ऐसा तो कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत सारी लाशें देखने को मिलती हैं, इसीलिए इसको मृतकों का टीला या माउंट ऑफ डेड कहते हैं। यहाँ से जो हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं, वो याद रखना है। सबसे पहले दाढ़ी वाले बाबा प्राप्त हुए हैं और नर्तकी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, ठीक है? ये याद रखने की ज़रूरत है, दाढ़ी वाले बाबा। अभी मैं आपको चित्र दिखाऊँगा, नर्तकी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, ब्योंस का बर्तन प्राप्त हुआ है, टेराकोटा का खिलौना प्राप्त हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये हैं दाढ़ी वाले बाबा, ध्यान से देखिए, ये चित्र आपसे दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो दाढ़ी वाले बाबा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ये है डांसिंग गर्ल हैं, ये डांसिंग गर्ल हमें कहाँ से देखने को मिलती हैं? ये डांसिंग गर्ल हमें देखने को मिलती हैं मोहनजोदड़ो शहर से। और हमें क्या देखने को मिलता है? ये देखिए फ्योंस का बर्तन देखने को मिलता है, ये फ्योंस का बर्तन है। ये है अपना टेराकोटा का खिलौना यहाँ पे, नीचे ये रहा टेराकोटा का खिलौना, इस टाइप का हमें खिलौना यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे हमारे यहाँ गाँव में छोटे-छोटे बच्चे ऐसे खिलौने से खेलते होंगे, वो अ, चप्पल को काट के बनाते हैं, तो वैसे ही खिलौना हमें देखने को मिलता है। इसको बोला गया है टेराकोटा का खिलौना, ये हमें कहाँ से देखने को मिलता है? मोहनजोदड़ो शहर से देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा अगला शहर है चनुदाड़ो शहर। चनुदाड़ो शहर के बारे में भी हमें पढ़ना है। चनुदाड़ो शहर को शिल्प कला के लिए जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है कि शिल्प कला के लिए सबसे फ़ेमस शहर कौन-सा है? तो वो चनुदाड़ो है। कौन-सी नदी के पास बसा हुआ है? तो ये सिंधु नदी के पास बसा हुआ है। 1934 में इसकी खोज की गई थी और गोपाल मजूमदार ने इनकी क्या की थी? खोज की थी इस शहर की। इस शहर में हमें सबसे ज़्यादा फीमेल्स की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, फीमेल स्कल्पटर देखने को मिलता है हमें। यहाँ पे हमें मेकअप का सामान, काजल, लिपस्टिक, आईलाइनर और कंघी देखने को मिलता है। तो इससे हमें अनुमान लगा सकते हैं, हो सकता है यहाँ फीमेल्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रही हो। यहाँ पे हमें गुड़िया देखने को मिलती है, सुई धागा देखने को मिलता है और बहुत सारे हमें क्या देखने को मिलते हैं? मनके। मनके क्या होते हैं? जो मालाएँ होती हैं, जो छोटे-छोटे मोती होते हैं, पिरो कर बनाया जाता है, उनको बोला जाता है मनके, तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा अगला शहर है कालीबंगन शहर है। कालीबंगन शहर घाघर नदी के पास बसा हुआ है। 1961 में इसकी खोज की गई थी। बीके थप्पड़ और बीबी लाल ने इसकी खोज की थी और इस शहर से हमें क्या मिली हैं? सबसे पहले काली चूड़ियाँ हमें देखने को मिलते हैं, जूते हुए खेतों के सबूत हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मिट्टी के साथ ऊँटों को भी दफनाया गया था, तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये पूरा इस चैप्टर का बेसिक था। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही करते हैं।